वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। विजडम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जोर तोड़ से और रिवीजन भी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। और इस कड़ी में आज आपके सामने एक ऐसी टॉपिक लेकर आए हैं जो कि इस टॉपिक से उम्मीद और संभावनाएं भी है कि एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, क्योंकि हाल ही में इस वर्ष लोकसभा का चुनाव भी हुए हैं। तो लेकिन आपके सामने हम उतने तथ्य डिस्कस करेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, और जो प्रश्न बनने की संभावनाएं होंगी उसी को हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर यानी एग्जाम सेंटर कहाँ बनाए गए हैं, उनके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपना सेंटर को देख लेंगे कि आपका सेंटर, क्योंकि सभी को पता है कि आपका सेंटर किस जिले में बना है, लेकिन किस स्कूल या किस कॉलेज में है, उस शहर से यानी स्टेशन से या बस स्टैंड से उसकी दूरी कितनी किलोमीटर है। तो आप इसको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देख लेंगे। और तो आइए आज की क्लास में हम 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ है इससे जुड़े जिससे प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उसको आपके सामने डिस्कस कर देंगे। पहले ही बता चुके हैं कि आपके सामने ज़्यादा नहीं लगभग 10 मिनट का यह वीडियो होगा, और इस 10 मिनट के वीडियो में यानी लोकसभा के चुनाव से बनने वाले प्रश्न जो होंगे वह आपके ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए टॉपिक का नाम लेते हैं लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव सबसे पहले बता दें कि इस लोकसभा चुनाव यानी अगर बात करेंगे इसकी संस्करण की बात करेंगे, यानी बात कैवी है, 15वीं है, 16वीं है, 17वीं है, 18वीं है। अगर आपके प्रश्न इससे प्रश्न पत्र नया प्रश्न छप जाए कि वर्ष 2024 में लोकसभा के हुए चुनाव जो है का संस्करण क्या था या कैवी चुनाव था, तो ध्यान रखिएगा यह चुनाव जो है यह 18वीं लोकसभा का चुनाव था। जब डिटेल से पढ़ाते तो वहाँ पे हम पूरा डिस्कस करते कि पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, लेकिन यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में हम 18वीं लोकसभा को देख रहे हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसी को देखने का हम प्रयास करेंगे। तो 18वीं लोकसभा की अगर बात कर लेंगे तो 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ वह 7 चरण में हुआ। हालांकि कुछ राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी हुए हैं जिसकी चर्चाएं हम अगले वीडियो में कर देंगे। तो इस लोकसभा के चुनाव में अगर बात करेंगे तो पहले याद रखिएगा कि इस चुनाव जो है वह 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। इसके 7 चरण हुए हैं। कितने चरण हुए? 7 चरण होंगे। इसमें नरेंद्र मोदी अगर बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जो है इस बार इस चुनाव में जीतने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, फर्स्ट बार कब बने थे सभी को पता है 2014, सेकेंड बार 2019 और थर्ड बार 2024। हालांकि इस बार उन्होंने यानी बीजेपी वाले ने नारा दिया था कि इस बार 400 पार कर पाएंगे, लेकिन इस बार उनकी 400 पार नहीं हुई है। और इस बार अगर हम बीजेपी की कुल सीट की बात कर लेंगे तो बीजेपी के कुल मिलाकर लोकसभा में 240 सीटें। देखिए आपके सामने हम उतने तथ्य डिस्कस करेंगे जहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। हम सब पार्टी को देखकर नहीं जाएंगे कि किस पार्टी को कितना मिलेगा, उसका डिटेल करेंगे तो लगभग आधा घंटा लग जाएंगे, लेकिन हमको 10 मिनट में कंप्लीट करना है। तो बीजेपी कितना मिले हैं तो 240 मिले हैं। अगर कांग्रेस की अगर बात कर लेंगे, कांग्रेस को इन्होंने 70 भी नहीं पहुंच पाए थे। इनकी आंकड़े की बात किया जाए तो कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की बात कर लेंगे तो 37 सीटें। हालांकि 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें प्राप्त हुई थी, और इस बार इनकी सीटें जो हैं वह कितना है उत्तर प्रदेश में 37 सीटें। अगर उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की अगर बात कर लेंगे, बस खाली इसमें सुनना है, उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के सीटें की बात कर लेंगे तो बीजेपी के सीट जो है वह 33
प्राप्त हुए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इनके शपथ ग्रहण में कौन कौन से आए शामिल हैं। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगा। शपथ ग्रहण की अगर बात कर लेंगे तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नाम सभी को पता होगा, हालांकि अभी शेख हसीना वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि वह ताख्ता पलट गया था और ताख्ता पलट होने के कारण वह बांग्लादेश में नहीं है और वह के भारत में भी रह रही है। और इनका नाम था, क्या था, शेख हसीना। इसके बाद शपथ ग्रहण में नेपाल के प्रधानमंत्री, क्या नाम था, पुष्प कमल दहल प्रचंड। इसी प्रकार से श्रीलंका के राष्ट्रपति नाम याद रखेंगे तो सही है, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, बस इनका नाम है विक्रम से याद रखिएगा, ठीक है, विक्रम सिंह। इसी प्रकार से भूटान के आए थे। इसी प्रकार से मालदीव के और सेशेल्स के राष्ट्रपति भी यहाँ पे शामिल हुए थे। अगर भूटान के प्रधानमंत्री की अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो इनका नाम जो है शेरिंग टोबगे क्या है, भूटान के प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से अगर मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, क्या है, मालदीव के राष्ट्रपति। इतना डिटेल नहीं, नाम नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, अभी बता देते हैं, मोहम्मद मोइजू। इसी प्रकार से अगर सेशेल्स की अगर बात कर लेंगे तो सेशेल्स के उपराष्ट्रपति जो थे अहमद हफी। सेशेल्स के उपराष्ट्रपति क्या नाम था, अहमद हफी। ध्यान रखिएगा कि इनके शपथ ग्रहण में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के राष्ट्रपति, भूटान के प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अगर पूछे जाएंगे तो सीधे इनका नाम पूछा जाएगा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का, ठीक है। अब आइए इतना का स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए, अगर हम बात करें कि जो मोदी जी का मंत्रिमंडल जो बना है, मंत्रिमंडल, इसमें कितने महिलाएं शामिल हैं, तो मोदी जी की मंत्रिमंडल में जो है वह 7 महिलाएं शामिल हैं और कुल मंत्री जो बनाए गए थे वो कुल मंत्री जो है वह 71 लोगों के मंत्री बनाया गया था। यानी कुल मंत्री की अगर बात कर लेंगे, कुल मंत्री 71। इसी प्रकार से और हम फैक्ट बताने की कोशिश करें तो 18वीं लोकसभा में सर्वप्रथम यानी चुनाव की मतगणना से पहले ही उनको विजयी घोषित कर दिया गया था। क्या आपको नाम पता है? जो कि एक प्रोसेस डाल दूं, देखिए आप लोग थोड़ा सा करेंट पे ध्यान देते, जो आप पेरिस ओलंपिक से भी को ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से एक प्रश्न बनने को संभावना जरूर है। और पेरिस ओलंपिक के लिए अगर आप कहेंगे तो हम वीडियो बना देंगे। हालांकि पेरिस ओलंपिक देख लीजिएगा, नोबेल प्राइज देख लीजिएगा, भारत रत्न जितने पुरस्कार मिले हैं थोड़ा देख लीजिएगा, भारत की जनसंख्या देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जरूर आप लोग सभी देख लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हर बार होती है। तो अगर हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा में मतगणना से पहले ही उनको विजयी घोषित कर दिया गया था। उनका नाम क्या था? सर्वप्रथम निर्विरोध सांसद, पता है कौन है? मुकेश दलाल। क्या है? मुकेश दलाल। किस सीट से है? तो यह सूरत सीट से, सूरत की सीट से। यानी 18वीं लोकसभा में जो निर्विरोध सांसद जो घोषित कर दिया गया था, यानी पहली सबसे पहले बात करेंगे, यानी 18वीं लोकसभा में
जो सर्वप्रथम निर्विरोध सांसद जो घोषित किए गए थे, इनका नाम था मुकेश दलाल। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे युवा सांसद, ध्यान रखिएगा, सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, लंदन से पढ़ाई करके आए हैं और इनका सीट भी याद रखिएगा, किस सीट से, इनके पिताजी मंत्री रह चुके हैं। ठीक है ना। ये समाजवादी पार्टी से हैं और कौशाम्बी के सीट से, कौशाम्बी के सीट से यह सबसे युवा सांसद। इनकी उम्र की अगर बात कर लेंगे तो 25 वर्ष 11 माह। ठीक है। और अगर सबसे युवा महिला सांसद, यानी अब कुछ लोग कह रहे हैं कौशाम्बी कहां पड़ता है, कौशाम्बी जो है वह उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे सबसे युवा सांसद बने हैं। कौन बने हैं? नाम इनका पुष्पेंद्र सरोज और यह 25 वर्ष 11 माह के हैं और ये कौशाम्बी क्षेत्र से हैं। लेकिन सबसे युवा महिला सांसद की बात करेगा, इसमें आपके रामविलास पासवान जी की पार्टी का, यानी जिनका नाम क्या है, जैसे चिराग पासवान ने इनको लोकसभा में 5 सीटें दिया गया था और ये 5 के 5 सीटें जीत लिए थे। ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम क्या था? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। हालांकि रामविलास पासवान के सीट से ही जीती है और इनका नाम है, इनका जहां से पहले रामविलास पासवान जीते थे वहीं से ये बनी है, इनका नाम है शांभवी। कौन सा सीट पता है? नहीं पता है। समस्तीपुर से, यानी 18वीं लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद की अगर बात करेंगे तो इनका नाम आता है शांभवी कुमारी का और ये समस्तीपुर लोकसभा के सीट से निर्वाचित हुई है और इस सीट से पहले रामविलास पासवान भी जीतते आए थे और इनकी पार्टी के नाम पूछ दिया जाएगा तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी है। ठीक है ना। अगर इनकी उम्र की अगर बात करेंगे तो इनकी उम्र की अगर बात कर लेंगे तो इनकी उम्र भी वही 25 वर्ष और थोड़ा सा इनसे ज़्यादा हो रहा है, पुष्पेंद्र सरोज से ज़्यादा हो रहा है। अगर सर्वाधिक मतों से विजयी, सर्वाधिक मत से जीता है कौन? अगर 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मत से जो जीते हैं उनका नाम है शंकर लालवानी। इनका सीट भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, यानी 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतों से विजयी हासिल किया है और इनका नाम जो है क्या है? शंकर लालवानी। और इन्होंने किस सीट से हैं? इंदौर के लोकसभा सीट से हैं और इन्होंने लगभग 11 लाख प्लस वोटों से जीत हासिल की है। यानी 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचने वाले जो सांसद बने वो कौन बने? शंकर लालवानी, जो कि इंदौर के सीट से हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे कम मतों से चुनाव जीता, सबसे कम मतों से इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव जीता, उनका नाम आता है रविंद्र वायेकार। किस पार्टी से हैं? पार्टी के नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, संभावना है कि आपका शिवसेना की पार्टी से, थोड़ा सा इनको डाउट हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। और ये महाराष्ट्र से हैं। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी मुंबई सीट से हैं, उत्तरी पश्चिमी मुंबई से। ठीक है। यानी अभी हम बात किए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं मंत्री शामिल है, कुल मंत्री 71 जो बनाए गए हैं। सर्वप्रथम निर्विरोध चुनाव जो जीता इस ये चुनाव में, उनका नाम है मुकेश दलाल, जो कि सूरत सीट से हैं। सबसे युवा सांसद की अगर बात करेंगे तो पुष्पेंद्र सरोज, जो कि 25 वर्ष 11 माह की उम्र में क्या बन गए? सांसद बन गए हैं, जो कि एक कृति उन्होंने हासिल किया है। और एक कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश के में पड़ता है, कौशाम्बी क्षेत्र से सांसद बने हैं। सबसे युवा महिला सांसद में बिहार के शांभवी हैं और यह समस्तीपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित हुई है। सर्वाधिक मतों से अगर चुनाव जीता, उनका नाम आता है शंकर लालवानी, जो कि इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। और सबसे कम
मतों से चुनाव जीता है उनका नाम है रविंद्र वायकाड, जो कि उत्तरी पश्चिमी मुंबई से। यहाँ पे तो मैंने बताया कि सर्वाधिक मत जीता, लगभग 11 लाख प्लस वोट से जीतकर वो लोकसभा पहुंचे हैं, और सबसे कम यानी मात्र 45 वोट से जीतकर यह लोकसभा पहुंचे हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर कुल महिला सांसद बात कर लिया जाए, कुल महिला सांसद 18वीं लोकसभा में तो 71, कुल महिला सांसद की बात किया जाए 18वीं लोकसभा में तो 71 है। और अगर हम बात करेंगे इस बार 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक नोटा पर वोट कहां डाला गया, यानी सर्वाधिक नोटा पर वोट डाला गया वह कहां, इंदौर में। कहां डाला गया, इंदौर में डाला गया है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इंदौर भी इस बार फिर से भारत की सबसे नंबर 1 स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी जीता है। भारत का सबसे नंबर 1 शहर भी बना है, और लगातार 7वीं बार इस बार लगता है कि 7वीं बार इस बार जो इंदौर जो है वह स्वच्छता में यह कीर्ति हासिल की है। और नोटा का सर्वाधिक प्रयोग जो हुआ है वह कहाँ हुआ है, इंदौर। हालांकि अगर बात करेंगे तो बीजेपी को कुछ राज्यों में क्लीन स्वीप दे दिएगा, वहां पर चुनाव सीधे जीत गए थे। कहाँ, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश। इसी प्रकार से अरुणाचल और त्रिपुरा भी, और अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, यानी यहाँ पे क्या हुआ, बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर गई, यानी आराम से चुनाव जीत लिया। इसी प्रकार से अगर इस बार का सबसे फेवरेट क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस बार 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर पढ़े होंगे पॉलिटी में आप लोग सभी। प्रोटेम स्पीकर जो बनाया गया मैंने क्या बात करता, 18वीं सभा का लोकसभा का जो गठन हुआ है वह 24 जून 2024 हुआ। अच्छा, यहाँ पे किसे कहते हैं 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है ना कि सबसे जो बूढ़े जिनकी उम्र सबसे ज्यादा हो जाती है उनका काम ही होता है कि निर्वाचित जो जीतकर चुनाव जिससे जो भी सांसद जो भी लोकसभा के सदस्य जीतकर आए हैं उनको शपथ कोई दिलाएगा ना, तो वही काम प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। इनका काम ही क्या होता है, लोकसभा के सभी सदस्यों के बीच से सबसे जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर जाता है, और यह प्रोटेम स्पीकर जितने भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य बनकर आए हैं, निर्वाचित होकर आए हैं, इन सभी को शपथ दिलाता है। तो इस बार प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा में महताब भर्तृहरि को बनाया गया है, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। यानी जितने फैक्ट मैंने डिस्कस किया इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, और फिर अगर आपको पास हम कल की क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, वो भी करंट का ही होगा। हो सकता है कि पेरिस ओलंपिक करवा दें, या तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ राष्ट्रीय मुद्दे पे जो प्रश्न बनने की संभावना उसको करवा दें, या तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को भी करवाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आज भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। लेकिन क्लास को खत्म करने से पहले आज आप हमारे साथ नए जुड़े होंगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपके द्वारा किया गया कमेंट का मुझे वेट रहता है, और आपको क्लास जैसा भी लगा वो वैसा कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।